नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हाथरस में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब से कुछ देर पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई है। संजय सिंह के ऊपर राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा नाम के एक शख्स ने स्याही फेंकी, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। स्याही फेंकने के बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीपक शर्मा की पिटाई शुरू कर दी। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब संजय सिंह हाथरस पहुंचे थे, मीडिया वालों से बात कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। दरअसल जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह के ऊपर राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा नाम के शख्स ने स्याही फेंकी और इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी है जो भागने की कोशिश कर रहा है। बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद है। इस दौरान जानकारी ये है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को पकड़ा और पीट दिया। दरअसल ये वाकया तब सामने आया जब संजय सिंह पहुंचे थे हाथरस और मीडिया से वो बात कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इसी दौरान संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई है। संजय सिंह के ऊपर राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा नाम के शख्स ने स्याही फेंकी है, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया है। वो शख्स दीपक शर्मा भी आपको दिखा रहे हैं, जिसने पर ये आरोप है कि उसी ने स्याही फेंकी है। स्याही फेंकने के बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीपक शर्मा की पिटाई की है। सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्रोधित हैं। यहाँ पर संजय सिंह जैसे ही पीड़ित परिवार से निकलकर बाहर निकले तो एक शख्स जो कि आया और संजय सिंह जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, उसी वक्त संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, उस शख्स को पिटाई करने के लिए, उसके साथ हाथापाई करने के लिए आगे बढ़े। तभी पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन वो रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी पुलिस फिलहाल बल का इस्तेमाल कर रही है इन्हें पीछे हटाने के लिए। एक बार मैं नजारा आपको दिखाना चाहूंगा सड़क का। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पीछे की तरफ भागे यहाँ पर। और अभी देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए इनसे बातचीत कर रही है। हालांकि जिस शख्स ने स्याही फेंकी है संजय सिंह पर, उस शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर उसको चंदपा पुलिस थाने लेकर पहुंची है। जी फिलहाल अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उस शख्स ने केवल इतना ही कहा कि संजय सिंह पर आरोप लगाया कि ये लोग पीएफआई के एजेंट है। केवल उससे हमारी इतनी बात हो पाई और उसके बाद उस शख्स को पुलिस डिटेन करके नजदीकी पुलिस स्टेशन जो चंदपा है वहां लेकर गई है। और एक बार मैं आपको यहाँ का दिखा सकता हूँ। उसके बाद अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल हो गया। आप देखिए पूरी पुलिस की टीम अलर्ट पर है। यहाँ पर पूरी पुलिस की टीम अलर्ट पर है और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार समझा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। और जैसे ही संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई, पुलिस की टीम ने सबसे पहला काम किया कि संजय सिंह को सुरक्षित यहाँ से निकाला। देखिए तस्वीरें लाइव तस्वीरें। पुलिस आगे बढ़ती हुई, अर्पिता पुलिस आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस आगे बढ़ती हुई बल का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश हो रही है। देख रहे हैं पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने सुबह ही कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से वो किसी को आगे आने नहीं देंगे, बैरिकेडिंग के पास आने नहीं देंगे। और उसके बाद जब ये हुआ है तो उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस पहले बल का इस्तेमाल करती है, फिर समझाती है, फिर इनको पीछे जाने के लिए कहती है। तो ये नजारा है हाथरस में पीड़िता के गांव के बाहर का। इतनी दरिंदगी और हैवानियत के बाद अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि मृत्यु होने के बाद शव भी परिवार को नहीं दिया गया। ऐसी जालिम सरकार हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं देखी होगी कि परिवार को चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। और जब जला दिया गया शव को, सारे सबूत मिटा दिए गए। दूसरे दिन योगी सरकार के अधिकारी का बयान आता है कि गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जब मृत्यु से पहले डाइंग डिक्लेरेशन देके, अपना बयान देके, दरिंदों का नाम बताकर
वो इस दुनिया से विदा हुई है, तो क्या कारण है योगी जी आपके पास कि आप उस गुड़िया के बयान को नहीं मान रहे हैं? जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार उन दरिंदों को, उन वहसियों को बचाने में लगी हुई है। पूरा देश इस घटना को लेकर विचलित है, सड़कों पर उतरा है और परिवारजनों से अभी जो बातचीत हुई, माता पिता ने जो बताया, जिस तरह से योगी सरकार ने इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, दरिंदों को बचाने की कोशिश की, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश। तो ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उसके बाद हाथरस में संजय सिंह उस परिवार के साथ बैठे हुए थे और साथ ही वो घटनाक्रम जब वो बाहर आए, मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान एक शख्स ने, जिसका नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है, उसने उन पर स्याही फेंकी। हालांकि आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, उसने ट्वीट भी किया है कि ये सब कारनामा बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन ये सिर्फ महज आरोप भर ही है क्योंकि इसका कोई सबूत अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जरूर इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी आक्रामक है क्योंकि इस दौरान जब ये घटनाक्रम हुआ तब दीपक शर्मा नाम के इस आदमी को पकड़ लिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित जुड़े हुए हैं, साथ ही सुमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं सीधे आपके रुख करूंगी क्योंकि आपने वो तस्वीरें लाइव दिखाई थी जब ये स्याही फेंकी गई थी। जरा बताइए, आम आदमी पार्टी तो सीधे सीधे ट्वीट करके ये आरोप लगा रही है कि ये स्याही फेंकवाना बीजेपी का कारनामा है। जी बिल्कुल, फिलहाल जो है दीपक शर्मा से लगातार पूछताछ कर रही है इस वक्त हाथरस पुलिस और मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चंद्रपा पुलिस स्टेशन है और यहीं पर पूछताछ चल रही है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा गाड़ियों को। देखिए, ये अधिकारियों की गाड़ी है। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद सीओ रैंक के अधिकारी सबसे पहले पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DIG रैंक के अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं दीपक शर्मा से कि आखिरकार वो अंदर बैरिकेडिंग के अंदर पहुंचे कैसे और किस तरीके से, उनकी मंशा क्या थी। और वो स्वाभिमान दल के संस्थापक सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब इतनी देर के पूछताछ में ये सामने आया है कि वो संस्थापक दल के संस्थापक हैं, स्वाभिमान दल के संस्थापक हैं। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जैसे ही संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वो बाहर निकले पीड़ित परिवार से बातचीत करके, उसके बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मैं खुद वहाँ पर था, मौजूद वहाँ पर। उसके बाद दीपक शर्मा वहाँ पहुँचता है और नारेबाजी करते हुए वो स्याही फेंकता है, लेकिन तुरंत जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में वहां पर पुलिस मौजूद थी और उसने तुरंत दीपक शर्मा को हिरासत में लिया और उसके बाद संजय सिंह को सकुशल वहां से उनकी गाड़ी में बैठाया गया और उनको कहा गया कि आप दिल्ली के लिए रवाना होइए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं तो खराब हो जाएगा। संजय सिंह तो दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे वो गुस्से में आ गए। अमित, एक अहम सवाल जिसका उत्तर मैं चाहूंगी कि सुमित दे। सुमित, अब ऐसा लग रहा है कि हाथरस के घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचने वाले जो नेता हैं, अब उनको संभालना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस तरह तो लगातार सिलसिला जारी है नेताओं का, खास तौर पर विपक्षी पार्टियों के। देखिए प्रीति, मैं आपको साफ तौर से सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पीछे से पुलिस ने सुबह ही अलग से बैरिकेडिंग की थी। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा इस पूरी सुरक्षा को तोड़ते हुए अंदर पुलिस की मौजूदगी में अंदर पहुँच गए और जिस तरह से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके ऊपर उन्होंने स्याही डालने का काम किया। जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। धारा 144 का यहाँ पे पालन कराया जा रहा था। उसके बाद ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि किस तरह से जब एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी में संजय सिंह आ रहे थे पीड़ित परिवार से मिलकर, उसके बाद यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। दीपक शर्मा को आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था। सुमित, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जो कि लाइव कैमरों में कैद हुआ, क्योंकि उस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे संजय सिंह,
सच्चाई तो ये है कि इस शख्स का ये जो काम था वो चाहता था कि ये तमाम तस्वीरें कैद हो। तभी जब संजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलकर बाहर लौटे और बात कर रहे थे मीडिया से, तब उसने ये स्याही फेंकी। वो चाहता था इस तरह से लाइमलाइट में आए वो और उसकी ये घटना। भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, कित नहीं है। ये भाई का कितना वापस जाओ। पुलिस ये करा रही है यार, देखो इनको, ये पुलिस करा रही है सामने खड़े होके। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्रोधित हैं यहाँ पर। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और बड़ी खबर, हाथरस से जुड़ी हुई नफरत फैलाने की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र तिवारी को लखनऊ के हजरतगंज इलाके से विवादित और बेहद भड़काऊ पोस्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने शैलेंद्र तिवारी को नफरत फैलाने के लिए छपवाए गए भड़काऊ पोस्टर ले जाते समय गिरफ्तार किया। ये पोस्टर पूर्व पार्षद की गाड़ी से गिरफ्तार हुआ है ये शख्स और ये बरामद हुआ है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार हाथरस मुद्दे पर अपनी बात को बहुत खुलकर रख रही थी, बुलंदी के साथ रख रही थी, अब वो बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। उसमें एक बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस मामले में नफरत फैलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, शैलेंद्र तिवारी कौन है, कितनी बड़ी बैठ रखता है कांग्रेस पार्टी में? जी बिल्कुल, अभी जो बताया जा रहा है कि जो शैलेंद्र हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के काफ़ी ज़्यादा करीबी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस को जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो साजिश रची जा रही थी, जो तनाव पीड़िता के गांव में हुआ था, उसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आई है। जिस तरीके से साइबर सेल ने एक वेबसाइट का भंडाफोड़ किया है और उस वेबसाइट में को बनाने के लिए फंडिंग भी की गई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो फंडिंग कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि रातों रात उस वेबसाइट पर कंटेंट हुआ और जिस तरीके से शैलेंद्र गिरफ्तार हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि भड़काऊ भाषण के पोस्टर थे। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी कि उनसे आगे की पूछताछ करने के लिए कि आगे रणनीति उनकी क्या थी, मंशा क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से वेबसाइट पर अभी जो भंडाफोड़ हुआ है उससे तो ये साफ जाहिर होता है जिस तरीके से कंटेंट वगैरह है, फर्जी आईडी के जो जरिए वेबसाइट बनाया गया। अब सुमित, लखनऊ के हजरतगंज इलाके से ये विवादित पोस्टर बरामद हुए हैं, जरा ये बताइए। और ये शख्स गिरफ्तार हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, शैलेंद्र तिवारी इनका नाम है। इन भड़काऊ पोस्टर में ऐसा क्या है जो माहौल को बिगाड़ सकता है? सुमित, चलिए लग रहा है सुमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन दरअसल ये पूरा मामला जिस तरह से गरमाता जा रहा है, जानकारी यह है कि पूर्व पार्षद और कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका नाम शैलेंद्र तिवारी है, उनकी गाड़ी से कुछ ऐसे पोस्टर बरामद हुए हैं जो काफी भड़काऊ हैं, विवादित है और वो पूरा जो प्रकरण है वो हाथरस से जोड़कर देखा जा रहा है। वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जानकारी ये भी है कि प्रियंका गांधी के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन कौन है ये शैलेंद्र तिवारी, इसके बारे में लगातार जानकारियां जुटाई जा रही है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने का मौका नहीं देगी। और इस पूरे मुद्दे पर जो अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने आप को फ्रंट फुट पर समझ रही थी और पूरे केस को किस तरह से वो डील कर रही थी, किस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पर आए, हाथरस पहुंचे, मुलाकात करने गए थे, वाल्मीकि मंदिर प्रियंका गई थी और शोक सभा में शामिल हुई थी। इधर हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस कांड की आड़ में योगी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एक वेबसाइट के जरिए
दंगा भड़काने की साजिश रची गई। खबर है कि दंगों की साजिश के लिए बनाई गई इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं और इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई, जिसके सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। साथ ही यूपी में जातीय दंगे कराकर दुनिया भर में मोदी और योगी सरकार की छवि खराब करने की साजिश थी, जिसके लिए रातों रात एक वेबसाइट को तैयार किया गया। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया। अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। हाथरस की घटना से जुड़ी तमाम भ्रामक, भड़काऊ और आपत्तिजनक चीजें वेबसाइट से मिली हैं। इधर योगी सरकार की मुस्तैदी की वजह से दंगा भड़काने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, विकास के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हाथरस केस की सबसे बड़ी खबर। हाथरस केस में सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश। सरकार के खिलाफ गहरी साजिश का अंदेशा। हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश। हाथरस कांड पर न्यूज 18 की गहरी पड़ताल। कानून व्यवस्था को तहस नहस करने का षड्यंत्र। हाथरस कांड को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत अपनी चरम पर है। हर सियासी दल इस कांड के जरिए अपनी जमीन तलाशता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम को एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, जिसकी वजह से हाथरस कांड की आड़ में गहरी साजिश का अंदेशा होने लगा है। इस वेबसाइट के जरिए जो कुछ भी सामने आया, उसने एक ही झटके में कई पर्दाफाश कर दिए। हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश। यूपी में दंगे कराने की साजिश का भंडाफोड़। सरकार के खिलाफ साजिश का हिस्सा है दंगे की वेबसाइट। इस्लामिक देशों से फंडिंग का अंदेशा। जांच एजेंसियों के हाथ लगे चौंकाने वाले सुराग। शुरुआती जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो कुछ भी आया है, उससे ये साफ लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। वेबसाइट की पड़ताल लगातार जारी है और अब तक जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ सनसनीखेज दस्तावेज और एडिटेड वीडियोस लगे हैं, जिससे ये साफ मालूम पड़ता है कि इनकी मंशा लोगों को भड़काना है। फिलहाल जांच जारी है और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सोची समझी साजिश है और इसके तार दूर तक जा सकते हैं। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से तैयार हुई इस वेबसाइट के बारे में जांच एजेंसियों का मानना है कि ये रातों रात तैयार की गई है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वेबसाइट के जरिए यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची गई हो। सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वेबसाइट आई है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी वेबसाइटें बदनाम करने की कोशिशों में आमतौर पर फ्लोट की जाती हैं और वो निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश होती है। दरअसल इस वेबसाइट पर शक होने की कई वजह हैं। मसलन वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। विरोध प्रदर्शन को कैसे उपद्रव में तब्दील किया जाता है। दंगों की सूरत में मौके से सुरक्षित निकलने का तरीका। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर वेबसाइट में खासा तौर पर तवज्जो दी गई है और इसी से वेबसाइट के मकसद पर शक पैदा होता है। न्यूज 18 इंडिया को जो वेबसाइट के बारे में पता चला है कि जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जिसमें पता चलता है कि वेबसाइट का मकसद सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना भी था। अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है।
जांच एजेंसियों को अंदाजा हुआ है कि 2 महीने पहले अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही हाथरस की घटना को लेकर देश भर में दंगे कराने की गहरी साजिश थी, क्योंकि दंगे भड़काने की सूरत में सीधे तौर पर सरकार और उसका बंदोबस्त ही निशाने पर रहता है। वेबसाइट में यहाँ तक बताया गया कि मास्क को पुलिस से बचने के लिए कारगर हथियार बनाया जा सकता है और इसकी आड़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। अब तक की जांच में जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सुराग लगे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वेबसाइट के जरिए लोगों में फूट और अफवाह फैलाने की साजिश रची जा रही थी और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पता लगाएं कि ये फंडिंग कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। लेकिन अब तक की जांच से ये साफ हो गया है कि वेबसाइट के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों का हाथ है। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। डीएम के धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पीड़ित परिवार ने डीएम पर आरोप बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। परिवार का तो ये भी आरोप है कि फोन भी इसलिए जब्त किए गए ताकि इस तरह के वीडियो कोई दोबारा ना बना सके। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी सामने आया कि डीएम के इस बयान को वेबसाइट में खास तौर पर अहमियत दी गई है। इतना ही नहीं, अनुमान ये भी लगाया गया कि दिल्ली में हुए दंगों में शामिल उपद्रवियों का इस वेबसाइट को तैयार करने में हाथ हो सकता है। लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ, इसके सबूत और सुराग तलाशने के लिए कोशिश में जांच एजेंसियां लगी हैं। अभी तक इस वेबसाइट से जुड़ी जो भी जानकारी सामने आई है वो वाकई सनसनीखेज है, क्योंकि इस वेबसाइट में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने, फोटोशॉप की नई तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाने के अलावा अफवाहों के लिए कुछ एडिटेड विजुअल का भी सहारा लेने की तैयारी थी। फिलहाल तो जांच एजेंसियां इस वेबसाइट का पूरा सच निकालने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि हाथरस जैसी घटना की आड़ में ऐसी साजिशों का ताना बाना बड़ी ही आसानी से बुन लिया जाता है, जिससे बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। हाथरस से अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, जरा ये बताइए कि इस वेबसाइट को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि वेबसाइट की बनाने की मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से तनाव का माहौल बने और जिस तरीके से अभी फिलहाल पीड़िता के गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है वो इसी को लेकर जांच एजेंसी जो है लगातार जांच कर रही है। और मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ का दिखा रहा हूँ कि ये की तस्वीर है, जिस तरीके से संजय सिंह पर सियाही फेंकी गई है उसी को लेकर उसी से पूछताछ कर रहे हैं आला अधिकारी। और जो वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट को लेकर अभी भी लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। किस तरीके से ये उनकी जो मंशा थी कि किसी भी तरीके से लोगों में अफवाह फैलाई जाए, और जिस तरीके से हमने सोशल मीडिया में देखा कि डीएम का जो बातचीत था परिवार के साथ वो जिस तरीके से वायरल हुआ था और उनकी मंशा इससे साफ झलक रही थी कि किसी भी तरीके से अफवाह फैलाई जाए, लोगों में एक खौफ फैलाई जाए, जातिवाद में जातिवाद किसी भी तरीके से लोगों में एक कटुता फैलाई जाए। और इस वजह से जो है अभी भी जो है पीड़िता का जो गांव है उस गांव में अभी भी तनाव का माहौल है और फिलहाल पुलिस की टीम जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जिस तरीके